हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो किसी बड़े समूह को छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करने के बाद उसका अध्ययन करना और उसका वर्गीकरण करना बहुत आसान हो जाता है। और जब हम छोटे छोटे समूह में उसका वर्गीकरण करते हैं तो उसका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। ये वर्गीकरण का हमने पहले भी विस्तार से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। जितने भी जीव जगत हैं यानी प्राणी, जिसमें जंतु और पादप दोनों आ जाते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण जो है, इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है अरस्तु को। उन्होंने सबसे पहले जो है वर्गीकरण किया था और इन्होंने जो है पादप और जंतु में दोनों में ही आकारिकी के आधार पर यानी आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। आकारिकी का मतलब है बाहरी लक्षण, जो यहाँ लिखा है ना आकारिकी। आकारिकी का मतलब है बाहर से दिखने वाले लक्षण, कि बाहर से कैसे दिखता है कोई भी जंतु या कोई भी पादप, बाहर से कैसे दिखता है, उन लक्षणों के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहला वर्गीकरण किया। उनका जो वर्गीकरण था, उन्होंने पादपों को वर्गीकृत किया वृक्ष, झाड़ी और शाक में, और जंतुओं को उन्होंने वर्गीकृत किया लाल रक्त वाले व बिना लाल रक्त वाले। यानी जिनमें लाल रक्त उपस्थित था उनको लाल रक्त वालों की श्रेणी में रखा गया, और जो बिना लाल रक्त के थे, जिनमें लाल रक्त अनुपस्थित था या रक्त की जगह कोई और जो था तत्व उसमें पदार्थ था, उनको उन्होंने बिना लाल रक्त वाले जंतुओं की श्रेणी में रखा। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो दिया अरस्तु ने, और अरस्तु के उन्होंने जो है सबसे पहला आकारिकी के लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण दिया। क्योंकि इतने सारे जो पादप हैं या जंतु हैं उनका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता। कितने ही सारे पादप हैं, कितने ही सारे जंतु हैं, तो उनको छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करने पर उनका अध्ययन सरल हो जाता है। तो सबसे पहले ये अरस्तु ने किया। उसके बाद जो वैज्ञानिक थे लिनियस, उन्होंने आगे जाके जब बहुत सारे जंतु स्पष्ट होने लगे तो उन्होंने एक वर्गीकरण दिया जिस नाम से जाना जाता है वो है दो जगत वर्गीकरण या द्विजगत वर्गीकरण। और दो जगत वर्गीकरण या द्विजगत जो वर्गीकरण है, वैसे इसको दो जगत की जगह आप टू किंगडम सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है, या द्विजगत ज़्यादातर लिखा जाता है। वो किसने प्रतिपादित किया था? लिनियस ने। तो लिनियस ने द्विजगत, आप ज़्यादातर वर्ड जहाँ लिखा पाएंगे वो होगा द्विजगत। आम प्रचलन में भी द्विजगत ही लिखा पाएंगे आप लोग और बोला जाता है। तो लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम, और इस पद्धति के अनुसार सभी जीवों को दो जगत प्लांटी और एनिमलिया में वर्गीकृत किया था। अब देखिए किसमें लिनियस जो है उन्होंने प्रतिपादित किया, तो उसको क्या कहा? द्विजगत। ठीक है, उन्होंने प्रतिपादित किया द्विजगत वर्गीकरण में, और इस पद्धति के अनुसार उन्होंने सभी जीवों को दो जगत में वर्गीकरण किया। क्या? प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सभी पादप किस में आएंगे? प्लांटी में, और सभी जंतु किस में आएंगे? एनिमलिया में। तो उन्होंने दो वर्गीकरण किए। ठीक है, जो पूरा जितने भी सारे जंतु थे उनको दो वर्गों में या दो जगत में, वर्ग नहीं, दो जगत में विभाजित किया। एक था प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। जितने भी पादप थे सभी प्लांटी में, और जितने भी जंतु थे वो किस में आ गए? एनिमलिया में। और कार्लस लिनियस को इसीलिए जो है वर्गीकरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं, लेकिन जो ये वर्गीकरण था
कई चीज़ें बताने में असक्षम था, कई चीज़ों को स्पष्ट करने में असक्षम था। तो आगे जाके कई सारे वैज्ञानिकों ने, जो दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस वर्गीकरण को अमान्य घोषित कर दिया। ये अमान्य क्यों घोषित हुआ, उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो देखते हैं वो कारण कौन कौन से थे। तो पहला कारण, ये जो द्विजगत वर्गीकरण था, जिसमें पादप और सिर्फ जंतु, उनको दो अलग अलग वर्गों में कर दिया था, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में। ये स्पष्ट विभेदन नहीं कर पा रहा था कि यूकैरियोट्स जो हैं, क्योंकि इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स सभी किस में आ रहे थे, जंतु में। तो ये नहीं बता पा रहा था कि कौन से जंतु यूकैरियोट्स हैं और कौन से प्रोकैरियोट्स। आपको ये शब्द नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये शब्द नहीं है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है, अगर आप इनके अंदर की बात करें हम, तो ये जो कोशिका होती है, इसमें आप देखेंगे कि केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, और केंद्रक के बाहर केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो कोशिका द्रव में ऐसे ही तैरता हुआ मिलेगा। ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोकैरियोट है, इसके अंदर जो बाकी के कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी काई हुआ, और अन्य जो कोशिकांग है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोट्स। ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट में स्पष्ट केंद्रक आपको देखने को मिलेगा, और जो केंद्रक होगा उसमें सुस्पष्ट केंद्रक कला से आवृत मिलेगा। इसमें बाकी के कोशिकांग भी आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, ये सारे जो कोशिकांग हैं वो भी उपस्थित आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें कि विकास की दृष्टि से देखा जाए, तो पहले प्रोकैरियोट्स शायद आए होंगे, उसके बाद यूकैरियोट्स का निर्माण हुआ होगा। तो जो ये द्विजगत वर्गीकरण है, ये स्पष्ट ही नहीं कर पा रहा था कि कौन से जंतु जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से यूकैरियोट्स हैं। उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सभी को सम्मिलित किसमें रख दिया था, एनिमेलिया में, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर जंतु हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें तो यहाँ पे क्या है, उनमें केंद्र कला है ही नहीं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, न्यूक्लियस स्पष्ट है ही नहीं। उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसा है, उसमें कोशिका द्रव्य में तैरता हुआ मिलेगा। और यहाँ पे क्या, सुस्पष्ट केंद्रक कला है और सुस्पष्ट केंद्रक है, बाकी कोशिकांग भी आपको स्पष्ट दिखेंगे। तो सबसे पहला तो ये एक पॉइंट था, इस बिंदु के आधार पर ये वर्गीकरण अमान्य था। दूसरा, इसमें एक कोशीय व बहुकोशीय जंतु को भी एक वर्ग में रखा गया। इसको भी समझिए। एक कोशीय, जैसे कि सबको पता अमीबा कैसा है, एक कोशीय है। बहुकोशीय, आज के जितने भी जीव हैं, आज के जीव से मेरा तात्पर्य है जैसे कि कई सारे स्तनधारी प्राणी हैं, गाय, बकरी। एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों में बहुत अंतर है, और उन सबको उन्होंने किस में रख दिया, एक वर्ग में। ठीक है। जो भी था कि एक कोशीय में पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि सब किस में है, एनिमिलिया में। तीसरा जो है प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन बना रहे थे, और काफ़ी ऐसे पादप हैं जो बिना प्रकाश के, यानी कुछ केमिकल्स के द्वारा या किसी और जीवों पर, मृत जीवों पर आश्रित होकर अपना जीव बनाते हैं, उनको भी उन्होंने एक ही श्रेणी में रखा था। तो ये सारे जो काफ़ी बिंदु हैं, जो ये सारे बिंदु थे, उसकी वजह से ये वर्गीकरण जो था, द्विजगत वर्गीकरण, अमान्य माना गया। तो आवश्यकता महसूस होने लगी सभी वैज्ञानिकों को कि ऐसा वर्गीकरण आए, एक और ऐसा वर्गीकरण जो स्पष्ट कर सके कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर बता सके, एक कोशीय बहुकोशियों में भी अंतर बता सके, और प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी को में भी स्पष्ट कर सके। इसको मैं थोड़ा और आपको दैनिक जीवन के उससे एग्जाम्पल बताती हूँ। दैनिक जीवन में अगर आप देखें, अभी आप सब लोग आए हैं 11th क्लास में, 10th में आप सभी ने समान स्टडीज़ किए, सभी समान क्लासेस में थे। ठीक है। लेकिन अभी आप अपनी रुचि के अनुसार आप अपने एक एक विषय लिया है,
जैसे कुछ बच्चों ने बायो लिया है, कुछ ने मैथ्स लिया है, कुछ ने कॉमर्स, कुछ आर्ट्स स्ट्रीम। अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने एक विषय निर्धारित किया है। तो ये जो विषय निर्धारित करना, यानी सब क्या है तो 11th क्लास में, यानी सभी अगर मान लीजिए या तो जंतु है या पादप है, लेकिन उनका एक छोटा छोटा वर्गीकरण हो गया है कि ये साइंस का है, साइंस में भी क्या मैथ्स का, बायो का, कॉमर्स का है, कॉमर्स में भी क्या इकोनॉमिक्स का है, बीओस का है, ऐसे अकाउंटिंग का है, ऐसे आर्ट्स का बच्चा है। ऐसे कर कर के उसको छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया गया है ताकि उसको अध्ययन करवाना आसान रहे। इसी प्रकार अगर जंतुओं का, इतने सारे जंतु हैं, अगर हम विश्वव्यापी आधार पर देखें तो बहुत सारे जंतु हैं, उनको अध्ययन करना, उनको व्यापक रूप में अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल होता। अगर उनको छोटे छोटे उसमें वर्गों में रखा जाए तो सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। तो ये गुण कुछ थे जिनके आधार पर ये कुछ कमियां थी, इसलिए एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें किन किन बातों का ध्यान रखना था। कोशिका की जटिलता, कि कोशिका कैसी है, एकोषीय है, बहुकोषीय है। जीव की जटिलता, यानी वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट्स है। पोषण विधि, यानी वो खाना अपना स्वयं बनाता है, किसी के शरीर पर रहता है, यानी पैरासाइट तो नहीं है, या फिर वो किसी और पे अपना जो है मृतजीवी अवशोषी तो नहीं है कि किसी मृत पे अपना जीवन यापन कर रहा है। तीसरा है पारिस्थितिकी भूमिका। पारिस्थितिकी भूमिका भी बहुत आवश्यक है कि वो किस पारिस्थितिक कंडीशन, यानी किस आवासीय उसमें रहता है। इसके साथ इन आधारों पर एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तो सन 1969 में, यानी 1969 में R.H. विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की। तो इन्होंने क्या करा, एक नई जो है 5 जगत वर्गीकरण जो है वो प्रतिपादित की, और इस पद्धति के अनुसार 5 जगत उन्होंने जो सभी जो जंतु थे उनको 5 जो है 5 जगत में विभाजित कर दिया, और उन जगत के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। आपको ध्यान है ना, द्विजगत में क्या था, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन R.H. विटकर ने कितने जगत बना दिए, 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। किस आधार पर, कुछ इन बिंदुओं को आधार मान के उन्होंने ये 5 वर्ग जो है वो बनाए हैं। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब देखिए इस वर्गीकरण का आधार उन्होंने क्या रखा, कोशिका का प्रकार उन्होंने रखा, कोशिका का प्रकार, काय संगठन मतलब है उनका शरीर कैसा बना हुआ है। जैसे आज के अगर पौधों को दिया जाए तो उनमें एक स्पष्ट तना होता है, तने पे क्या होती है, पत्तियां लगी होती हैं। लेकिन कुछ पत्ते हैं, जैसे आप कुछ पत्तों में देखते हैं सिर्फ ठूंठ होता है, जैसे कैक्टस का पौधा, उसमें आप देखते हैं कि उसमें कोई तना नहीं होता, एक ठूंठ जैसा होता है। तो जो प्रारंभिक पौधे होते हैं या प्रारंभिक काल में जो पौधे बनना शुरू हुए, उनका जब विकास हुआ था तो उनमें स्पष्ट तना नहीं था, उनमें क्या था, काय संगठन, यानी एक छोटा सा थैलस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो था। फिर है पोषण की विधि, कि वो अपना पोषण कैसे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ले रहे हैं, या फिर किसी और पे आश्रित हैं, किसी मृत जीवी पर आश्रित हैं, या किसी के शरीर पर आश्रित हैं। ये दोनों की बात कर रही हूँ मैं, जंतु और पादप की। फिर उनकी पारिस्थितिक भूमिका कैसी है, इस आधार पर जो है उन्होंने वर्गीकरण किया था। अब आपकी बुक में दे रखी है इन्होंने टेबल, हम उसको देख लेते हैं। तो जो है 5 उन्होंने जगत बनाए, कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, ये उल्टा कर दिया इन्होंने यहाँ इस बुक में, कवक यहाँ पर आएगा,
कवक, फिर है पादप, फिर जंतु। ठीक है, आप भी अगर अपनी कॉपी में नोट करते तो इसी क्रम में रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, देन पादप, उसके बाद जंतु। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, ये कोशिका का प्रकार, काय संगठन, पोषण की विधि और पारिस्थितिकी की भूमिका। तो अगर हम बात करें मोनेरा की, तो उसमें कोशिका का प्रकार कौन सा था, प्रोकैरियोट, यानी स्पष्ट केंद्रक नहीं था। और आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, कोशिका द्रव में ऐसे ही तैरता हुआ मिलेगा। बाकी सब में क्या है, विकास हो चुका है, केंद्रक बहुत स्पष्ट है, केंद्रक कला से आवृत है और कोशिकांग भी स्पष्ट दिखते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स और इनमें सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स। अब आया काय संगठन, शरीर का संगठन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसे हैं, यहाँ लिखा है कोशिकीय, कोशिकीय का मतलब है एक कोशीय। ठीक है, बुक में और स्पष्ट देखिएगा इसको। मोनेरा में क्या होंगे, सारे एक कोशीय जो हैं जंतु या पादप इसमें आते हैं, इसमें भी एक कोशीय होंगे। यहाँ देखिए, पहले कवक को हम अध्ययन करते हैं। कवक में क्या सारे बहुकोशीय, पादप में भी सारे कैसे हैं, बहुकोशीय, और जंतु में भी बहुकोशीय। अब आते हैं पोषण की विधि कि अपना खाना कैसे ग्रहण करते हैं। मोनेरा में सारा अपना खाना खुद बनाते हैं या क्या है, परपोषी, किसी और पे आश्रित है। प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसा ही है कि खाना स्वयं बनाते हैं या किसी और पर निर्भर है। कवक की बात कर लें तो सारी कैसी हैं, परपोषी, अवशोषण। आपने फंगस को देखा ही होगा, फंगस आपको पता ही है ना, फंगस को आपने देखा होगा। तो फंगस है कवक, वो क्या अपना खाना दूसरे पे बनाती हैं। आपने देखा होगा किसी कचरे वचरे पे उग जाती है, वहाँ पे फफूंद हम बोलते हैं जो आम भाषा में, वो कई प्रकार के होते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताया, तो वो जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और वैसे उनमें क्या है, सफ़ेद कलर की होती है, तो क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बना सकती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो वहाँ पर वो खाना किसी और पे आश्रित है। ऐसे ही क्या है, पादप जो है सपोषी हैं, जंतु क्या है, परपोषी हैं, अपना खाना के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चौथा जो बिंदु है वो है पारिस्थितिकी भूमिका। तो ये सारे क्या हैं, अपघटक। मोनेरा किसी भी चीज़ को सड़ाने में आप देखते हैं गंदा पानी होता है, उसमें हमें दिखते ही नहीं है छोटे छोटे जीव, तो वो अपघटक की तरह कार्य करते हैं। प्रोटिस्टा उत्पादक और उपभोक्ता की तरह कार्य करते हैं, यानी ये दूसरे जीवों के लिए उनको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और कई बार ये अपना खाना खुद भी लेते हैं। पादप है, उत्पादक है। फंगाई एक अपघटक है, किसी चीज़ को सड़ाने गलाने में सहायता करता है प्रकृति के अंदर। पादप हैं जो हैं दूसरे के लिए उत्पादक हैं कि उनको खाकर अपना भोजन करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जंतु उपभोक्ता हैं, वो पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये कुछ बिंदु को आधार लेकर जो है 5 जगत जो थी वर्गीकरण बनाया गया। लेकिन प्रारंभ में जो ये 5 जगत वर्गीकरण था उसमें भी कुछ जो थी कमियां थी, उसमें भी कुछ त्रुटियां बोल सकते हैं, कुछ कमियां थी। ठीक है, बाद में जाकर इनका संशोधन हो गया, लेकिन प्रारंभिक काल में क्या क्या कमियां थी वो पढ़ लेते हैं। तो प्रारंभ में सभी जीवाणु यानी सभी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, कवक, सारी फंगाई, लाइकन, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। ये वैसे आप पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनको डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। इन सभी को जो है उन्होंने एक ही जगत में रखा, बल्कि सब में क्या है, बहुत डिफरेंस है, इनमें बहुत ही अंतर पाया जाता है। और इन सबको उन्होंने किस में रख लिया था, पादप जगत में। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो बैक्टीरिया दिखाई भी नहीं देता है, कई सारे वातावरण में रह सकता है। कवक जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, उसको भी उन्होंने किस में रखा, पादप जगत में। ठीक है, दूसरा अभी भी उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया, 5 जगत जो था उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अंतर बता सके। जैसे कि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में
जो नील हरित शैवाल है उनका कोई उन्होंने स्पष्ट वर्गीकरण नहीं दिया था प्रारंभिक काल में। फिर एकोशीय और बहुकोशीय में भी उन्होंने अंतर स्पष्ट नहीं किया था, जैसे कि क्लैडोमोनास और स्पायरोगैरा। क्लैडोमोनास क्या है, एकोशीय है, और स्पायरोगैरा जो है, ये देखिए, ये जो क्लैडोमोनास है ये दोनों क्या है, शैवाल हैं। तो क्लैडोमोनास क्या है, एकोशीय शैवाल है, और स्पायरोगैरा जो है वो बहुकोशीय शैवाल है। लेकिन दोनों को ही उन्होंने एक जगत में रखा, तो इससे स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा एकोशीय था कौन सा बहुकोशीय, तो ये भी एक कमी थी। फोर्थ पॉइंट, अभी भी उन्होंने परपोषी और सपोषी पादपों में कोई विभेदन नहीं किया था। जैसे परपोषी में कौन से, कवक, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, और सपोषी यानी, अब देखिए, सपोषी और परपोषी, परपोषी में कवक और सपोषी में हरे पादप, इन दोनों में भी उन्होंने स्पष्ट विभेदन नहीं किया। बाद में जाकर ये जो 5 जगत जो था वर्गीकरण, इसमें ये कमियां थी, बाद में इनमें संशोधन कर लिया गया। तो उनमें क्या क्या संशोधन कर लिया गया, तो पहला देखिए, पहला था कि कवकों को एक अलग जगत में रखा गया। अभी हमने देखा ना, यहाँ पर कवक एक ही जगत में थे, जो थे क्या थे, पादप जगत में, यहाँ पादप जगत में था। तो यहाँ पर जो था कवक है उसको क्या कर लिया गया, एक अलग जगत में रख लिया गया। सभी प्रोकैरियोट्स, मैंने कहा ना, सभी प्रोकैरियोट्स कौन से, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में डूबा रहता है, उसको किस में रखा गया, मोनेरा जगत में। सभी एक कोशीय यूकैरियोट्स को, जिसमें केंद्रक तो है लेकिन कैसे से है सारे, एक कोशीय, उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा जगत में। उसी के साथ में प्रोटिस्टा जगत के अंदर किसको रखा गया, क्लैडोमोनास और क्लोरा को, और पैरामीशियम और अमीबा को। एक बार ये देख लेते हैं, क्लैडोमोनास और कैलोरा है ना, क्रोला, इसको पहले किस में रखा गया था, शैवालों में। क्यों, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी, तो उनको पहले शैवाल में रखा गया था, लेकिन ये किस में रखे गए फिर बाद में, प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक कोशीय हैं, इसलिए इनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। भले इनमें कोशिका भित्ति है लेकिन ये किस में रखे गए, क्योंकि एक कोशीय है इसलिए प्रोटिस्टा में। पहले किस में थे, शैवाल में, और शैवाल किस में आ रहा था, पादप जगत में। दूसरा, पैरामीशियम और अमीबा दोनों क्या है, जंतु हैं, और इनको किस में रखा गया था, जंतु जगत में। ठीक है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव था, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, एक कोशीय। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसलिए इनको किस में रखा लिया था पहले, जंतु जगत में, कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है वो क्या होगा, जंतु। लेकिन ये इनको बाद में किस में रखा गया, प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। इसी के साथ समय समय पर कई वर्गीकरण में कई संशोधन होते रहते हैं। आज भी हम 5 जगत वर्गीकरण को ही मान्य मानते हैं, पर समय समय पर और जो हैं, अगर कोई और जो कैरेक्टर्स हैं वो सामने आने पर और वर्गीकरण को और भी संशोधन हो सकते हैं। तो इसी के साथ टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।